हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वीर ट्रेनिंग जोन। हम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के रुक्मणी के सेट को कवर कर रहे हैं। सेट 1 to 3 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। जहाँ पे कंसेप्ट की ज़रूरत है हम कंसेप्ट को भी कवर कर रहे हैं, जहाँ मैप की ज़रूरत है हम मैप को भी कवर कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम सेट 4 को कवर करेंगे। आप एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखते चलिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 4 के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रम में किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है, नहीं दिया है। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, जिसका रीज़न दिया गया है। अगर हम समतापीय प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें तो इसमें जो निकाय का तापमान होता है वो स्थिर रहता है और इसमें जो आदर्श गैस होती है उसके एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जो इसका आंतरिक ऊर्जा होता है वो स्थिर होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो हमारा अभिकथन है वो गलत हो गया। अगर हम आदर्श गैस के आंतरिक ऊर्जा को देखें यानी कि U को, तो ये प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। सो हमारा जो रीज़न हो गया वो करेक्ट हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिष्टकारी यानी कि जो रेक्टिफायर है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले हम रेक्टिफायर को समझ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शंस को देखेंगे। रेक्टिफायर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो हमारे घर में बिजली यूज़ होती है वो AC करंट होता है, लेकिन जो हमारा मोबाइल चार्जर, टीवी, कंप्यूटर, LED बल्ब होता है वो DC यानी कि डायरेक्ट करंट पे काम करता है। यानी कि कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि AC जो हमारे घर में उपलब्ध है को DC में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर का मुख्य भाग भी पूछा जाता है तो ये होता है डायोड कहलाता है। डायोड का जो काम है वो धारा को केवल एक दिशा में बहने देता है, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट यानी कि एक दिशा में बहने देता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो घर में जो हमारी बिजली है वो AC है और जो हमारा मोबाइल चार्जर, जो बार बार पूछा जाता है, जो हमारा मोबाइल चार्जर, टीवी, कंप्यूटर, LED बल्ब, ये सब जो है वो डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। यह AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में परिवर्तित करता है, गलत। यह AC को DC में परिवर्तित करता है, अभी हमने देखा था, ये स्टेटमेंट सही है। यह DC को AC में परिवर्तित करता है, ये भी गलत। और यह सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया B। यह AC को यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे ताकि इसको समझना और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उसे आसानी से कवर कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। अगर हम भार को समझे तो ये जो होता है W, ये होता है mg यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड g, यहाँ पे g जो है वो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है। g ये हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है, यानी कि जो ए स्टेटमेंट था वो करेक्ट हो गया। यह ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। प्रणोद यानी कि जो उत्प्लावन बल है वह किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि अगर हम देखें किसी वाटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जो फोर्स होगा इसका ऊपर की ओर काम करेगा और लंबवत काम करेगा। जो उत्प्लावन बल होता है ये वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जो उत्प्लावन बल होता है यह वस्तु द्वारा विस्थापित यानी कि वस्तु जितना जल को विस्थापित करता है उतना भार जो है वो ऊपर की तरफ लगता है, इसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि जो हमारा B स्टेटमेंट हो गया वो भी करेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज A और B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भौतिक घटना दिया है और उसके उदाहरण से इसको मैच करना है। पृष्ठ तनाव यानी कि जो सरफेस टेंशन हो गया, इसका एग्जाम्पल है वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिकत्व ये हो गया दिए में तेल का चढ़ना। श्यानता, पहले से कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि श्यानता होता क्या है। श्यानता द्रव और गैसों का गुण है। श्यानता में जो दो लेयर हैं आपस में गति का विरोध करते हैं, यानी कि विरोध वाला फोर्स है।
बादलों में जो जल की बूंदों की गति होती है वो श्यानता को फॉलो करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो गया श्यानता का बादलों का बनना। उत्प्लावन अभी हमने देखा था, ये ऊपर की तरफ काम करता है, और द्रव में वस्तु का तैरना ये उत्प्लावन का एग्जाम्पल है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पूछा गया है कि नहीं किया जा सकता है। पहले हम साइक्लोट्रॉन को समझ लेते हैं। साइक्लोट्रॉन जो है वो इक्विपमेंट है जिसका उपयोग जो हम करते हैं भारी आवेशित कण। भारी आवेशित कण का एग्जाम्पल क्या है? प्रोटॉन है दोस्तों, ड्यूटेरॉन, अल्फा कण, ये सब भारी कण में आते हैं। इसको त्वरित करने में जो होता है वो साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है। साइक्लोट्रॉन का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन के अगर हम द्रव्यमान को देखें तो ये बहुत ही कम है, और कम द्रव्यमान के कारण जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्द उच्च वेग यानी कि प्रकाश के वेग के निकट जो है वो वेग प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है, तो इसका कारण होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और यह बहुत ही जल्द उच्च वेग यानी कि प्रकाश के वेग के निकट जो है कि वेग प्राप्त कर लेता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। वेव फ्रंट की जो अवधारणा है वो दी गई थी, डच साइंटिस्ट थे, इनका नाम था क्रिस्टियान हाइगेंस। हमें याद रखना है क्रिस्टियान हाइगेंस के द्वारा वेव फ्रंट की अवधारणा दी गई थी। वेव फ्रंट सिद्धांत का जो उपयोग करके अपवर्तन, परावर्तन जैसी घटनाओं का व्याख्या किया जाता है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो वेव फ्रंट की अवधारणा किसने दी, तो हाइगेंस ने दी, और इसका क्या बेनिफिट है, तो इससे हम परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं का व्याख्या करते हैं। फ्रेंड्स, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसके पर्पस को भी याद रखना है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन एनालिटिकल पूछे जा रहे हैं, इसमें उपयोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, एक स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, एक त्वरित आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और एक स्थिर आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जो स्थिर आवेश होता है वो अपने चारों ओर केवल एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है एक स्थिर आवेश, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो त्वरित आवेश होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है हमारा। और अभी हमने देखा जो स्थिर आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, एक समान गति से चलता हुआ आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस क्यों गलत है इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी और आप आसानी से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को जरूर समझते चलिए, उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉपलर प्रभाव यानी कि डॉपलर इफेक्ट लागू होता है। इसमें पूछा गया है इसके मीडियम में। पहले हम डॉपलर प्रभाव को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके ऑप्शंस को देखेंगे। जब तरंगों का सोर्स और देखने वाला ऑब्जर्वर आपस में चल रहे हो तो रिलेटिव मोशन होता है, और तरंगों की आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी या ध्वनि का पिच जो है वो चेंज होता है। इसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसको हम ऐसे समझे कि कोई अगर बस है और कोई आदमी है, अगर ये दोनों चल रहे हैं तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, इससे जो फ्रीक्वेंसी या ध्वनि की चेंजेस होंगे, इसको हम डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। ये प्रभाव कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो ये साउंड वेव्स में देखा जाता है और लाइट वेव्स में भी देखा जाता है। इन दोनों को हमें याद रखना है। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर साउंड वेव्स को देखें तो हम अगर एम्बुलेंस की ध्वनि को सुने तो जैसे जैसे एम्बुलेंस हमारे पास आती है तो इसकी आवाज़ तेज़ होती है और पतली सुनाई देती है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब एम्बुलेंस पास आती है तो इसकी जो आवाज़ है वो पतली सुनाई देती है। तेज़ तो हम कॉमन सेंस से बना सकते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि पतली सुनाई देती है। और जैसे जैसे ये दूर जाती है तो आवाज़ भारी होती है और धीमी होती है। हमें याद रखना है कि जब एम्बुलेंस दूर जाएगी तो जो इसकी आवाज़ होगी वो भारी होती जाएगी। इस डिफरेंस को भी याद रखना है साउंड वेव्स में। अगर हम लाइट वेव्स को देखें तो तारों और आकाश गंगाओं की गति जो जानने में हम डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं।
अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट लागू होता है केवल ध्वनि तरंगों पर, अभी हमने देखा इनकरेक्ट। केवल प्रकाश तरंगों पर, ये भी इनकरेक्ट। ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। केवल अनुप्रस्थ तरंगों, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पर। फ्रेंड, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो साउंड है वो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दीजिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप भी कितने एक्टिव हैं और कितना एक्सप्लेनेशन को आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लुईस अम्ल यानी कि लेविस एसिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले हम लेविस एसिड को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके ऑप्शंस को देखेंगे। लेविस के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार करे, याद रखना है कि स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लेविस बेस। अगर प्रोटॉन डोनर हो तो इसे हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड, लेविस एसिड नहीं कहेंगे। याद रखना है कि अगर प्रोटॉन डोनर हो तो इसे हम कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड। हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अमोनिया और वाटर H2O, ये लेविस बेस है। क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ना कि एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो अमोनिया है और वाटर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए लेविस बेस का एग्जाम्पल है। लेविस एसिड के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, जैसे Fe3+, हाइड्रोजन प्लस, जिंक 2+, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं और इसलिए हम इसे लेविस एसिड कहते हैं। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। लेविस एसिड के लिए यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, डोनर है। अभी हमने देखा तो जो डोनर होता है वो होता है लेविस बेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यह एक प्रोटॉन दाता है। अभी हमने देखा था जो प्रोटॉन दाता होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, ना कि लेविस एसिड। यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकर्ता है, ये स्टेटमेंट सही है। अभी हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इसे हम लेविस एसिड कहते हैं। इसके उदाहरण NH3 यानी कि अमोनिया और H2A है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने देखा था अभी कि ये लेविस बेस के एग्जाम्पल्स हैं। लेविस एसिड के एग्जाम्पल जैसे कि Fe2+, इसे हमें याद रखना है कि एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो लेविस एसिड कहलाते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम उत्प्रेरण यानी कि एंजाइम कैटालाइसिस के लिए गलत है? ऑप्शंस है, एंजाइम प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ये अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंजाइम की गतिविधि pH और तापमान से अप्रभावित रहती है, ये गलत है। ये pH और तापमान के लिए सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये हमें याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारा जो गलत ऑप्शन हो गया, जो कि हमारा आंसर है, वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और उनके सिद्धांत और नियम से उनका मैचिंग करना है। जो लुईस पास्चर हो गए, इन्होंने दिया था किन्वन के सिद्धांत को। लुईस पास्चर, किन्वन के सिद्धांत। जो डॉबे राइनर थे, इन्होंने दिया था त्रिक का नियम। ये किससे रिलेटेड है? तो आवर्त सारणी से रिलेटेड है। ये भी हमें याद रखना है कि डॉबेरेनियर, त्रिक का नियम आवर्त सारणी से रिलेटेड है। मेंडलीफ, ये रिलेटेड है आवर्त सारणी से। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर सजाया था, तो हमें याद रखना है मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को किसके हिसाब से सजाया था? तो हमें याद रखना है कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी में सजाया था। जो मैक्स प्लांक है, ये हो गया हमारा क्वांटम सिद्धांत। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक क्यों कहते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, इसीलिए पैरामैग्नेटिक फीचर्स को प्रेजेंट करते हैं। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो ये सभी पेयर्ड हैं, ये डाई मैग्नेटिज्म को प्रेजेंट करेंगे, ना कि पैरामैग्नेटिक को। तो हमारा जो ऑक्सीजन के लिए हो गया वो हो गया पैरामैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों? यहाँ हमें याद रखना है जो विलायक हो गया वो ज़्यादा मात्रा में है और विलेय जो है वो कम मात्रा में है। पहले समझ लेते हैं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि चीनी, नमक को पानी में मिलाया जाता है, यानी कि विलायक में मिलाया जाता है,
तो जो सॉल्वेंट होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे वाटर है, उनकी जगह पे सतह पे कुछ सॉल्यूट, जैसे यहाँ पे चीनी, नमक, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो वाष्प बनते हैं वो विलायक बनते हैं, ना कि विलेय। इसीलिए जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलेय हम जब मिलाते हैं तो जो सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो सतह पे वो कम हो जाती है और उसके जगह पे क्या आ जाता है, तो वो विलेय आ जाता है, और इसके कारण से इवोपोरेशन वो है वो कम होता है। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। विलायक के अणु विलेय के अणुओं को आकर्षित करते हैं। आकर्षित तो करते हैं, लेकिन ये वाष्प दाब कम होने का एग्जैक्ट कारण नहीं है। सतह पर विलायक अणुओं की संख्या कम हो जाती है। अभी हमने देखा कि विलायक अणुओं की जगह पे विलेय के अणु आ जाते हैं, तो इनकी संख्या कम हो जाती है। ये करेक्ट ऑप्शन है। विलेय के अणु वाष्पीकृत होने लगते हैं। अभी हमने देखा कि विलेय के अणु वाष्पीकृत नहीं होते हैं, ये होते हैं विलायक के अणु। विलायक का क्वथनांक कम हो जाता है। ये भी हमें याद रखना है कि क्वथनांक कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ जाता है। कई बार पूछा गया है कि अगर विलायक में कुछ अशुद्धि मिलाया जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा, तो हमें याद रखना है कि अशुद्धि मिलाने पे जो क्वथनांक होगा वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? पहले ये समझ लें कि थर्मोप्लास्टिक बहुलक किन्हें कहते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब हो गया कि जो बार बार गर्म करने पर नरम होते हैं और ठंडा करने पर कठोर होते हैं, तो इनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। हमें साथ में याद रखना है कि थर्मोसेटिंग किसे कहते हैं। मतलब इसे अगर एक बार गर्म करके कोई रूप दे दिया गया तो इसके रूप में चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसे हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। यहाँ पे हमें एक डिफरेंस को याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है नायलॉन के बारे में, कि नायलॉन वो थर्मोप्लास्टिक क्वालिटी को भी प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ऑप्शंस में हो एक से अधिक तो पॉलीथीन और नायलॉन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं। बेकेलाइट और वल्कनीकृत रबर ये जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? जो वैद्युत अपघटनी यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इसके विपरीत अगर हम गैल्वेनिक सेल को देखें तो इसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, यानी कि ठीक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विपरीत। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और गैल्वेनिक सेल के डिफरेंस को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलेन का पीएच मान पीओएच मान के बराबर हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलेन की प्रकृति क्या होगी? हमें एक नियम को यहाँ पे याद रखना है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इस टेम्परेचर को याद रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो पीएच का वैल्यू होता है और जो पीओएच का वैल्यू होता है, इसका योग जो होता है वो 14 होता है। इसे हमें याद रखना है कि पीएच और पीओएच का वैल्यू 14 होता है। यहाँ पे दिया गया है कि जो विलेन का पीएच और पीओएच मान जो है बराबर है, तो अगर हम मान लें कि इसका पीएच और पीओएच मान x है, यानी कि x + x 14 हो गया, तो हम x का वैल्यू हमारा हो गया 7। हम जानते हैं कि अगर pH वैल्यू 7 हो तो इसे हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस विलेन की प्रकृति क्या होगी? तो वो होगी उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण से होती है। हमें यहाँ पे याद रखना है, अगर हम बाइकार्बोनेट को याद रखें तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से क्या होता है? तो इसके कारण से जो होता है वो होता है अस्थायी कठोरता। अगर कोई यही क्वेश्चन है था जल की अस्थायी कठोरता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट। इस डिफरेंस को हमें याद रखना है, अस्थायी कठोरता के और अस्थायी कठोरता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस है, सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये स्टेटमेंट सही है। सेरेब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरेबेलम शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं और संतुलन को नियंत्रित करती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो अनुमस्तिष्क होता है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं और संतुलन का नियंत्रण करती है। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है कॉर्पस कोलेसम प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को जोड़ता है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो कॉर्पस कैलोसम होता है
वो तंत्रिका तंत्र का बना होता है, एक बंडल होता है जो दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों यानी कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को जोड़ता है, ना कि प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क को। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहले हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को समझ लेते हैं पौधों में, उसके बाद इसके ऑप्शंस को देखेंगे। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं, इसे हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर केल्विन साइकिल पूछा जाए तो आप समझेंगे कि इसे हम प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये अभिक्रियाएं प्रकाश पर सीधे निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि प्रकाश पर निर्भर तो करती हैं बट सीधे निर्भर नहीं करती हैं। ये लाइट रिएक्शन से बनाए गए ATP और NADPH पर निर्भर करते हैं, यानी कि डायरेक्ट निर्भर नहीं करते हैं, ये उनके बनाए गए उत्पादों पर निर्भर करते हैं। इसका जो मुख्य काम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी कि शर्करा में बदलना, यानी कि कार्बन फिक्सेशन करना। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि जो प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। हमें याद रखना है कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया सी। इस प्रक्रिया में ATP और NADPH का उपयोग करके CO2 का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पोषक तत्व दिए हैं और न्यूनता के लक्षण को बताना है, मतलब इन पोषक तत्वों की कमी से कौन से रोग होंगे ये हमें बताना है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसे हम कहते हैं क्लोरियोसिस। नाइट्रोजन का हो गया हरिमाहीनता, दैट इज क्लोरियोसिस। फास्फोरस, इनकी कमी से क्या होता है, तो इनकी कमी से जो पौधों की वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, जो फूल लगते हैं उसमें भी देरी होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे पुष्पन में देरी। नेक्स्ट है पोटेशियम, इसकी कमी से पत्तियों के किनारों पर जो उत्तक होते हैं उनका क्षय होता है, इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, यानी कि पोटेशियम को हो गया 1 उत्तकों का क्षय। और जो कैल्शियम हो गया इसकी कमी से होता है हमारा विभिज्योतकी उत्तकों की मृत्यु। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो जो हमारा नहीं होता है वो है एड्रीनेलिन। एड्रेनलिन जो है वो अधिवृक्क मज्जा यानी कि हम कहें एड्रेनल मेडुला के द्वारा स्रावित होता है। एड्रेनलिन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, DNA से RNA का संश्लेषण। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो इसमें DNA में जो आनुवांशिक जानकारी होती है वो RNA में ट्रांसलेशन होता है, इसलिए हम इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। तो ये है हमारा प्लास्टिड। जो प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोफीलिया एक लिंग सहलग्न यानी कि सेक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग है। यदि एक वाहक महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उनके पुत्रों में इस रोग से ग्रस्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। इसके कंसेप्ट को हम पहले समझ लेते हैं। जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग है, ये हमने अभी देखा। इसमें होता क्या है कि जो महिला होती है इनका जीनोटाइप होता है X और X। इसमें जो एक X है वो होता है हीमोफीलिया ग्राहित। अगर हम पुरुष के जीनोटाइप को देखें तो इसमें होता है X और Y। अब जो एक बॉय पैदा होगा उसका जीनोटाइप जो होगा वो होगा XY, यानी कि ये Y जो है वो मेल से लेगा और जो X जो है वो अपनी मदर से लेगा। अब यहाँ पे X को हम देख सकते हैं हाफ की 50% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो XH वाले जीनोटाइप को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे 50% ऐसे चांसेस हैं कि वो जो है अपनी माँ से XH यानी कि हीमोफीलिया वाली X को ग्रहित करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया 50%। इसके कंसेप्ट को समझना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। तो ये है अंडाशय। अंडाशय जो है निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सीधे स्रोत से वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, यह गलत है, यह प्राथमिक पॉल्यूटेंट के लिए होता है। ओजोन एक प्रमुख द्वितीय प्रदूषक है, ये स्टेटमेंट सही है।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक द्वितीयक प्रदूषक है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये प्राथमिक पोल्यूटेंट है और यह प्राथमिक प्रदूषणों की तुलना में कम हानिकारक होता है। ये गलत है क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक होता है प्राथमिक प्रदूषकों से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों का सही वर्णन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1973 में। इसके ईयर्स को याद रखना है, कई बार पूछा गया है, मैचिंग में आता है। भारत में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये स्टेटमेंट सही है। अभी जो है 18 जीव मंडल क्षेत्र हैं। रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो रामसर साइट है वो वेटलैंड के लिए संरक्षण के लिए है। और नेक्स्ट है, भारत में सभी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर स्थल है, ये स्टेटमेंट में गलत है। कुछ चुनिंदा ही राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है? तो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये छोटी आंत के ग्रहणी में पाई जाती हैं और इनका कार्य है क्षारीय श्लेष्मा स्रावित करना, जो अम्लीय कायम को उदासीन करने में मदद करती हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, विशेषकर गर्भावस्था या शैशवावस्था में? तो ये जो होता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। इसकी कमी से क्या होता है? तो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, बौनापन होता है और गंभीर मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो क्रिटिनिज्म को याद करना है, क्रिटिनिज्म को, ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है और इसमें मानसिक और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड है तो यह है एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक जो दुनिया की लगभग सभी लेखन प्रणालियों के प्रत्येक अक्षर के लिए एक अद्वितीय संख्या यानी कि कोड वो निर्दिष्ट करता है। तो यूनिकोड को याद रखना है, एक कैरेक्टर एनकोडिंग मानक। नेक्स्ट है, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 9 पदक जीते हैं कुल। इसमें से 2 स्वर्ण है, 4 रजत है और 3 कांस्य पदक है। हमें ये भी याद रखना है कि ये कहाँ खेला गया था, तो ये बुल्गारिया में आयोजन हुआ था इसका। और इसमें जो 2 गोल्ड जीते थे जो पूछे जा सकते हैं वो थे काजल के द्वारा जीता गया है 72 kg में और तपस्या गहलावत के द्वारा 57 kg में। तो हमें इनके नेम्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान काजकी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने इनमें से किन 2 देशों को प्रभावित किया? पहले तो हमें याद रखना है कि तूफान काजकी जो था वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और ये कहाँ आया था? तो ये वियतनाम और चीन में आया था। इसका जो नाम है काजकी वो जापान द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखना है। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सीआरपीएफ के द्वारा वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह जी को। हमें ये भी याद रखना है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो अजीत डोभाल है, इनके नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और जो इसरो के अभी अध्यक्ष हैं वो है वी नारायण, इनके नाम को भी याद रखना है, वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है 1.865 किलोमीटर। हमें ये भी याद रखना है कि ये पटना के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ता है और ये देश का सबसे चौड़ा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। यह पुल किस पे है? तो NH31 पे है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 2025 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये गए थे जापान और चीन की यात्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है नोएडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो स्टार्ट किया गया है ईरान के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में हुआ। इसकी जगह को भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कृषांगी मेश्राम इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया गया, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है वो है चांद बाग। इसमें जो विनर टीम है वो इंडिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया ने किस देश को हरा के ये पुरुष हॉकी का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर ऐड कीजिए, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और ये भी पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। अलास्का शिखर वार्ता 2025 अमेरिका और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये रूस के साथ संपन्न हुआ है, अलास्का शिखर वार्ता 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है श्रीनगर में। इसके शुभंकर को भी याद रखना है हमें, हिमालयन किंगफिशर जो है इसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के किस मिशन की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो ये एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली है। इस मिशन का उद्देश्य है स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो ये था एक साप्ताहिक पत्र। हमें गदर पार्टी के बारे में ये भी याद रखना है कि इसकी जो स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पत्र था वो उर्दू, गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित होता था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों के साथ सम्मिलित करना है। मतलब हमें देश दिया गया है, संसद के नाम के साथ इसको मैचिंग करना है। तो जो दक्षिण कोरिया हो गया उसका हो गया हमारा राष्ट्रीय सभा, उत्तर कोरिया सर्वोच्च लोकसभा, नेपाल का हो जाएगा विधायिका संसद और फिलीपींस का हो जाएगा कांग्रेस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणालियों के किस संयोजन की विशेषता नहीं है? तो संसदीय और गणतांत्रिक ये है, संसदीय और संघीय ये भी है, प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक ये भी है। जो नहीं है वो है अध्यक्षीय और गणतांत्रिक, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया वो हो गया ए। किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा के समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था? मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है तमिलनाडु में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति में इंटरनेट आधारित शिक्षण सामग्री का विकास करना और वितरण करना, इसीलिए इसे आभासी विश्वविद्यालय भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया? तो इनको श्रम विभाग सौंपा गया था। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? इसके ईयर्स को देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, स्वराज पार्टी का गठन 1923, काकोरी ट्रेन लूट 1925 और जो असहयोग आंदोलन हुआ वो हुआ हमारा 1920। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ? तो वो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो विकल्पों में जो है गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इनका जो राजवंश जो है वो लगभग 240 से 550 ईस्वी तक चला था। इसके टाइम पीरियड को भी याद रखना है। और इसकी जो स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की थी। इनके स्थापना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो हमें याद रखना है श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 126 यानी कि अनुच्छेद 126 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो हमें इसके आर्टिकल को भी याद रखना है, आर्टिकल 126।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कलकत्ता में। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बलवंत राय मेहता। यह समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में की गई थी और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो इम्पोर्टेंट समिति हैं उनके नाम है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था बम्बई से। हमें ये भी याद रखना है कि HMIS तलवार के जो सैनिक थे, नौसैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया था और इनका जो नेतृत्व किया था वो MS खान ने किया था। इनके नाम को भी याद रखना है, SM खान ने इनका नेतृत्व किया था। इनके नाम को भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में नवीन आर्थिक योजना का शुभारंभ हुआ। तो ये हुआ था जुलाई 1991 में। इसको हम LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। जो उस समय असेंबली की अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। इनके नाम को भी याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद विधेयक पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929, इस डेट को भी याद रखना है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। ये डेट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गया में। आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताना है कि जो गया में अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। याद रखना है कि जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की वो डोडा बेटा है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाले कौन से यात्री थे? तो ये थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है 305-4 BC में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? इनके ईयर्स को याद रखना जरूरी है, स्लेव डिनास्टी के ये कई बार पूछे गए हैं। तो इसके क्रोनोलॉजी है, ममलूक डिनास्टी 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। जो सबसे पहले आया था वो था हमारा ममलूक वंश। यहाँ पे ऑप्शंस में खिलजी वंश जो होगा वो सबसे पहला होगा क्योंकि इसमें ममलूक वंश नहीं दिया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे लास्ट कौन थे तो वो थे लोदी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? हम ये सबसे पहले जान लें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 है इनको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं और जो इसका शीर्षक था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं गीजू भाई। यह पुस्तक जो है शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य मानी जाती है। तो जो इसका विषय था वो था शिक्षा और बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324 है जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 से 329 जो है वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, उसको हमें याद रखना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। ये भी हमें इस डेट को भी याद रखना है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। और जो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया वो हो गया आर्टिकल 352। इन तीनों आपातकाल के आर्टिकल्स को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में शामिल है? तो जो जंगल जो हो जाएगा वो समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो गलत है वो है, यदि सरकार असफल होती है तो ये रोजगार भत्ता नहीं देगी। ये स्टेटमेंट गलत है। मनरेगा जो है वो 2005 में लाया गया था, 2005 एक्ट से, और इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। इसे भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो ये था हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसमें कृषि को महत्वता दी गई थी। हमें ये भी याद रखना है, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था इसका मॉडल था महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है प्रति व्यक्ति आय से। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में फैला है, इसे हमें याद रखना है। सहारा कहाँ है? तो अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। इन सबके प्लेसेस को याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो विंसन मैसिफ है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? तो ये शामिल हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। 1951 में विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट किया था। इसके ईयर को याद रखना है। इसे हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं क्योंकि इसमें स्वेच्छा से भूमि का दान किया जाता था। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। पोचमपल्ली प्लेस को पूछा गया है, तो हमें याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। और जो ग्राम दान आंदोलन है इसकी शुरुआत उड़ीसा से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये करता है हमारा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये हुआ था 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और हमें यह भी याद रखना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और जो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इनके ईयर्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, इसे हम राखी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। इसे हम मोलेम खेल अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जो वर्ष 2025 का थीम है वो है ग्लेशियर संरक्षण। इसके थीम को याद रखना है। जो विश्व जल दिवस 2025 का थीम है वो है ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है, चाप झील यानी कि ऑक्सबो झील पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नदी घाटियों में। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण जो होता है मंद ढाल वाले एरिया में होता है, मतलब पहाड़ी एरिया में नहीं होता है, ये मैदानी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये दिया था हसरत मोहानी ने। और इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंधु स्थल दिया हुआ है, इसको स्थान के साथ मैचिंग करना है। जो लोथल हो गया वो हो गया हमारा गुजरात, रोपड़ जो हो गया वो हो गया हमारा पंजाब, और राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। लोथल बंदरगाह के लिए फेमस है, राखीगढ़ी में भैंस का जीवाश्म मिला है, और कालीबंगा जोते हुए ख्युत प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो इन्हें भी हमें इनके फीचर्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इनके जन्म का प्रतीक है
कमल और सांड। इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में, और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था 483 बीसी में कुशीनगर में। जो महाभिनिष्क्रमण हुआ था, यानी कि जब इन्होंने घर छोड़ा था, तो इसका प्रतीक जो है वो है घोड़ा, और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसका जो प्रतीक है वो है पीपल वृक्ष। इससे भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1792 में। किनके बीच हुई थी? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और गोरखा के बीच। नेपाल की ओर से इस पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजगुरु गजराज मिश्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था पीर अली ने। कब किया था? इस डेट को भी याद रखना है, 3 जुलाई 1857। इस डेट को भी हमें याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीर अली को फांसी की सजा कब दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नायक के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण। इन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं। इनको 1999 में भारत रत्न की उपाधि गई थी मरणोपरांत। तो हमें यह भी याद रखना है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1999 में दी गई थी मरणोपरांत। तो हमें इस ईयर्स को भी याद रखना है, क्योंकि ये ईयर भी पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में किस इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे? तो ये पटना सचिवालय। इसके डेट को भी याद रखना है हमें, 11 अगस्त 1942। इसमें 7 छात्र थे वो शहीद हुए थे। उनके नाम है उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 के दुमका राजद्रोही पर्चा मामले में भगत सिंह की प्रशंसा वाले पर्चे बांटने के आरोपी राष्ट्रवादियों का बचाव किस युवा वकील ने किया जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये थे कृष्ण बल्लभ सहाय। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और ये कब बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो ये 1963 से 1967 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिहार में। इसका आयोजन पहली बार कब हुआ? तो 13 अगस्त 2012। हमें ईयर को एटलीस्ट याद रखना है कि 2012 से वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है वो बिहार में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? हम इसके ईयर्स को देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900, ताना भगत मूवमेंट 1914 और खेरवार आंदोलन 1876। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया संथाल विद्रोह 1855-56। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये होता है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में जो प्रथम चीनी मिल है वो मढ़ौरा में 1904 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से मिलती हैं? तो अगर हम बिहार के मैप को देखें तो जो वेस्ट में हो गया वो हो गया हमारा यूपी उत्तर प्रदेश, साउथ में हो गया हमारा झारखंड, और जो ईस्ट में हो गया वो हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये जो है भारतीय राज्य के साथ सीमाएं लगाती हैं, और जो हमारा नॉर्थ में है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो है नेपाल के साथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है? तो ये है गंगा। गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452, और बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया बी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने सेट 4 को कैसे कंसेप्ट के साथ क्लियर किया, उसको समझा। ऐसे ही हम आगे भी सारे सेट्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे, आप उसे भी ज़रूर देखिए। आप अगर चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @तनवीर सलीम जोन के साथ ज़रूर जुड़िए।
इसमें हम डेली PDF प्रोवाइड करते हैं, क्विज कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।